तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस इंफॉर्मेटिव शो जिसका नाम है द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके मतलब की बात, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए, बिना आपके टाइम और एनर्जी को वेस्ट किए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और आपका समय और एनर्जी बचाते हैं। तो आज की बात करते हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि मोदी सरकार की जो पहुंच है वो सोशल मीडिया से लेकर संसद तक है, कोई भी उनके दबदबे को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अब सोनिया गांधी जी विपक्ष की जो इंटरिम अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी की जो इंटरिम अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी कमर कस ली और विपक्ष में एकता और एकजुटता का संदेश दे दिया है। उन्होंने संसद के उच्चतम सदस्य राज्यसभा के उपसभापति के लिए डीएमके के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने समस्त विपक्ष को एक साथ करने की रणनीति बनाई है और एकता उनकी जो रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो यूपीए का बहुत अहम घटक है, उसके उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि उच्च सदन के जो उपसभापति है फिलहाल वो जेडीयू के नेता हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश का कार्यकाल जो है वो अप्रैल में समाप्त हो गया। उसके बाद में इस गद्दी पे बैठाने के लिए सोनिया गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार की पेशकश कर दी है और ऐसा लगता है कि अब संसद के उच्चतम सदन राज्यसभा के जो उपसभापति है वो विपक्ष के होंगे, जो मोदी सरकार से डील करने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश सोनिया गांधी जी ने की है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है कांग्रेस को लगातार क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि आगे आने वाली चुनावी रणनीति में राज बब्बर और जितेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो क्रिटिसिज्म कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देती है और परिवारवाद के मोह में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में उलझी हुई है, नेता अपने आप में उलझे हुए हैं। संजय राउत जी ने भी एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर एक पॉजिटिव बदलाव करके अपने आप से फिर से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यह देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी जो 135 साल पुरानी पार्टी है उसको अपने कदम पर खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि देश का उद्धार हो सके और विपक्ष के तौर पे एक पावरफुल विपक्ष बने, जो हमारे देश की संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार सुर्खियों में आ रही है अपने इंटरनल विवादों के चलते, और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है सुसाइडल पार्ट पे निकल चुकी है, सुसाइडल पाथ पे निकल चुकी है। और ये सुसाइड जो है कांग्रेस में स्ट्रैटेजी नाम की चीज नहीं है, इसलिए इस तरह के सुसाइडल पाथ पे निकल गई है कांग्रेस, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। सुसाइडल पाथ का मतलब होता है कि गिरावट की तरफ निकल गई है। ऐसा भी है कि लोकतंत्र तभी बच पाएगा जब विपक्ष बच पाएगा, ये बात कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रही है। ये मुगल सल्तनत के बहादुर शाह जफर जैसी हालत जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि जानती है कि आखिरी है, लेकिन फिर भी जो है संभलने को तैयार नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं आपसी विवादों में, आपसी झगड़ों में उलझी हुई ये कांग्रेस पार्टी रहती है, जो कि अपने आप में एक दुख की बात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को जो है अपने आप में, अगर राहुल गांधी सबके फेवरेट है तो राहुल गांधी को आगे आके पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। अगर राहुल गांधी पार्टी की कमान नहीं संभाल सकते हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने बार बार इलेक्शन के लिए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इलेक्शंस कराना बहुत जरूरी है। पार्टी के हर स्तर पे बेहतरी के लिए हर स्तर पे चुनाव होना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी का जो है एक स्पष्ट रूप लोगों के सामने आ पाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो है एक तरीके से उद्धार हो पाएगा और कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष से हट के अगर वो 50 साल के विपक्ष में नहीं बैठना चाहती तो डेफिनेटली इलेक्शन करा के कांग्रेस पार्टी को अपनी ही पार्टी के अंदर इलेक्शन करा के सत्ता में आने की जरूरत है। ऐसा कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल की बात यह है कि संसद के जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसके उपसभापति के तौर पे डीएमके के उम्मीदवार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के उम्मीदवार, जो यूपीए का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, उसके उम्मीदवार जेडीयू के सांसद हरिवंश जो अभी रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पे नाम शायद आ सकता है इनका।
तो देखते हैं कि क्या सोनिया गांधी जी की रणनीति क्या रंग लाती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो देखने वाली होगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि चीन ने जो है हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है, और चीन ने अपनी हरकतें छोड़ी नहीं है। चीन लगातार अपनी हरकतें एक के बाद एक अपनी हरकतें दिखाते जा रहा है। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वैसे ही चीन की कुछ हालत है। चीन जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हालत कर रहा है। चीन ने सबसे पहले हमारे सैनिकों के 2 पोस्ट पे चढ़त की बीती शाम को 7 तारीख को, और उसके बाद में जब सैनिकों ने पीछे हटने के लिए कहा तो चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। जब ये तनाव लगातार चल रहा है, मई से इस तरह के तनाव चल रहे हैं। उसके बाद में सेना ने जब 30 अगस्त को हमारे SFF जो स्पेशल फ्रंटियर जो फोर्स है, उसने 30 तारीख को हमारे ब्लैक टॉप पहाड़ी पे जो है अपना कब्जा कर लिया। मालदो इलाके में ये ब्लैक टॉप पहाड़ी पड़ती है, मालदो इलाके में कब्जा कर लिया। उसके बाद तो चीन का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे था मालदो में ब्लैक टॉप पहाड़ी के कब्जे के बाद में। और उसके बाद में उन्होंने कई सारे पोस्ट जो है वो क्रॉस करने की 2 पोस्ट लगभग कहते हैं क्रॉस करने की कोशिश की, और जब भारतीय सैनिकों ने उनको रोका और उनको पीछे हटने को कहा गया तो उल्टा चीनी सैनिकों ने हवाई फायर कर दिए। और फिर हालांकि चीन की मीडिया और चीन के जो विदेश मंत्री है और चीन के जो आर्मी प्रवक्ता है वो लगातार झूठ कह रहे थे कि भारतीय सैनिकों ने LAC में लाइन क्रॉस करके हमारी टेरिटरी में आने की कोशिश की, हमारी टेरिटरी को क्रॉस करने की कोशिश की LAC पे, और फायरिंग की भारत के सोल्जर्स ने। लेकिन जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसी ने ऐसी हरकत की है। रक्षा मंत्रालय का फिर बयान आया, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीनी सेना ने हमारे जवानों को उकसाया, हवाई फायरिंग की, लेकिन चीन झूठा प्रचार कर रहा है और गोली भी चलाएगा, झूठा प्रचार भी करेगा। ये चीन की पुरानी रणनीति है, इसमें कोई नई बात नहीं है जो चीन ऐसा कर रहा है। और हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि हमारे सैनिकों ने बहुत ही परिपक्वता और बहुत ही संयम से काम लिया, जिसकी वजह से वो उकसावे में नहीं आए, चीन के उकसावे में नहीं आए, और उन्होंने जो है हमारे सैनिकों ने चीनी सेना को पीछे हटाया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गए। और इस पर हमारी चीनी सेना की तरफ से भी तारीफ की गई, और हमारी सेना तारीफ की काबिल है इस बारे में जो हमारी सेना ने इतने संयम और परिपक्वता से काम लिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये जो चीन का एक अखबार है जो चीनी कम्युनिटी पार्टी है, उसका एक तथाकथित अखबार है, और उस अखबार के हिसाब से उन्होंने तीसरा आरोप ये भारत पे लगाया है लगातार। और इस सब आरोपों के चलते पहले उन्होंने कहा कि हमने LAC क्रॉस किया, फिर उन्होंने कहा कि 15 जून को जो भिड़ंत हुई उसमें भारतीय सैनिक नहीं मारे गए बल्कि चीनी सैनिक मारे गए। उसके बाद में उन्होंने लगातार जो है चीनी सेना ने झूठ बोला है, चीनी विदेश मंत्रियों ने झूठ बोला है। और कल जो है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जो है रूस रवाना होंगे और परमाणु शक्ति पे बात करेंगे, और जो SCO की मीटिंग अरेंज करेंगे उनको रिसीव करने के लिए बहुत सारे रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी आए वहाँ पर। लेकिन हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है SCO की मीटिंग में पहले से अवेलेबल थे, उन्होंने चीन को एक धमकी भरा संदेश दिया, लेकिन चीन को कोई फर्क उससे पड़ नहीं रहा है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम जवाब देने में भी सक्षम हैं और हम परमाणु शक्ति में भी सक्षम हैं, तो चीन कृपया ऐसा ना करे और चीन जो है वो हमें ना उकसाए, और चीन जितना हो सके शांति से काम ले और इस सब हालातों से दूर हट जाए और टाल दे, जितना हो सके चीन को इस तरह की हरकतें टाल देना चाहिए और भारत के साथ में व्यापार के हाथ बढ़ाने चाहिए दोबारा से। इस तरह से कुछ बड़ी सख्त आवाज़ में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की, मगर चीन समझने को सुनने को तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि बैगोंग हुआंग में भारत ने फायरिंग की, जबकि भारत ने कभी फायरिंग नहीं की, भारत ने कभी घुसपैठ नहीं की, भारत ने कभी चीनी पोस्ट
को क्रॉस नहीं किया। तो इस तरह के 3-3 आरोप जो है लगातार चीन लगा रहा है। वैसे स्टार्टिंग से ही जब से तनाव चल रहा है मई से, तब से चीन लगातार झूठ बोल रहा है। कभी प्रधानमंत्री के भाषण को मैनिपुलेट करके बता देता है, जो प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक का भाषण था उसको भी मैनिपुलेट करके बता देता है। अलग अलग तरह की बात जो है चीन करता है। तो चीन का ये प्रोपेगेंडा करने की एक कॉन्स्पिरेसी है जो चीन पूरी दुनिया को बताना चाहता है। चीन इस तरह की प्रोपेगेंडा करके भारत की इमेज को टार्निश करना चाहता है। और चीनी अधिकारियों ने भी फिर कहा कि अरे वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी टेंस, दिस दैट, मतलब चीन झूठ भी बोल रहा है और प्रोपेगेंडा भी बटोर रहा है। तो चीन ने बताया कि भारत की सेना ने, ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, सरकारी न्यूज़पेपर छापता है कि भारत ने जो है वो हवाई फायरिंग की बैंगोंग हुआंग क्षेत्र में, हमारे चीनी बैंगोंग हुआंग क्षेत्र में, जबकि हमारी सेना बैंगोंग हुआंग में गई ही नहीं। उन्होंने बताया कि बैंगोंग हुआंग क्षेत्र में भारतीय सेना आई और भारतीय सेना ने धमकाया, उकसाया चीनी सेना को। ऐसा ग्लोबल टाइम्स छापता है, जो कि सरकारी न्यूज़पेपर, तथाकथित सरकारी न्यूज़पेपर है। वैसे बताया जाता है कि ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का न्यूज़पेपर है। तो उसने बताया कि ऐसा भारतीय सेना ने किया, बैंगोंग हुआंग में भारतीय सेना ने फायरिंग की है और भारतीय सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा फिर काफ़ी सारे अधिकारियों का, चीनी अधिकारियों का बयान आया, वेरी बैड, दिस दैट और लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ये जो है चीन का एक उकसाना और चीन का जो है अपनी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन बता के सिंपैथी गेन करना और चीन की गलत बयानबाजी करना, कोई पहली बार चीन ऐसा नहीं कर रहा है। इसके पहले भी चीन कई बार ऐसा कई देशों के साथ कर चुका है। तो ये बात समझने की बात है कि चीन जो है वो ये सब करने में, ये सब चीज़ें करने में एक्सपर्ट है और चीन काफ़ी बड़ा मास्टरमाइंड है। और चीन जो है वो इस तरीके से अपना गुस्सा एक तरीके से भारत को बता रहा है और लगातार धमकाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसके बाद में आते हैं हम रिया चक्रवर्ती के केस में। आपको बता दूं मैं, रिया चक्रवर्ती का जो केस है वो बहुत ही खतरनाक पेंच ले चुका है और आज जो है रिया चक्रवर्ती को जेल भेज दिया जाएगा और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया जाएगा। इस पर मैं काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, समझ रही थी। और पहले सुशांत सिंह के मर्डर का केस था जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया बिहार में, क्योंकि चुनाव है तो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और सुशांत के पोस्टर्स भी यूज़ किए जा रहे हैं कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे और बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एनसीबी का पिछले 5 सालों में कोई बड़ा केस नहीं एनसीबी के पास में है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है हमारे देश की इस जो एक एजेंसी है, उसके पास में पिछले 5 साल से कोई बड़ा केस नहीं आया है। और सुशांत का केस जो है बहुत बड़ा केस उनके लिए है, एक पब्लिक फिगर का केस उनके लिए बहुत बड़ा केस था, जिसमें उन्होंने रिया को जो है एक विक्टिम बना के, उन्होंने जो है एक, कहते हैं कि रिया को विक्टिम बना के उन्होंने अपना जीत का एक सहरा अपने सिर बांध लिया है और एक इलेक्शन जीतने की कोशिश बिहार सरकार कर रही है। क्योंकि सुशांत का केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, पब्लिक आइकन में सुशांत का केस है और लगातार जो भी चैनल्स सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं वो टीआरपी बहुत ज़्यादा बटोर रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2017 और 18 की जो रिया की चैट्स है, रिया ने कहा कि आप मेरा ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, आप मेरा टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, और जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं आप मैंने टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2017 और 18 की चैट के बेसिस पर किसी को गिरफ्तार करना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि 2017-18 की चैट से कोई भी जज या कोर्ट जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि जजेस और कोर्ट और जजेस भी गलती कर सकते हैं, लेकिन सुशांत को मर्डर केस में रिया बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो बढ़ावा देती तो वो वहाँ पर होती। लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के दिन उनके साथ में नहीं थी और वो सुशांत की मौत के 8 दिन पहले, शायद 7 दिन पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही कि एक पूरा कोई जो मतलब एक पूरा जो तबका जो रिया को विक्टिम बनाना चाहता है, पूरा जो एक तबका रिया को मर्डरर साबित करना चाहता है, वो पूरा एक तबका जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन जीतना चाहता है और सुशांत के बहाने सिंपैथी गेन करना चाहता है पार्टी और पब्लिक जो है, क्योंकि सुशांत के मर्डर के लिए न्याय मांग रही है। पहले तो जब विस्तार रिपोर्टर सबसे पहले जो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो है वो सुसाइड की आई, तो कैसे कोई केस दर्ज हो सकता है, सबसे पहले प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन फिर भी
जो है रिपोर्ट्स दर्ज हुई और पूरा मतलब एक ताना बाना बुना गया, जो एक व्हाट्सएप चैट से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और रिया ने ये भी बताया कि वो सुशांत सिंह के पैसों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ थी, तो उसको डेफिनेटली सारे अधिकार है हमारे देश में। लिव इन रिलेशनशिप में भी सारे अधिकार जो है किसी महिला को दिए जाते हैं कि वो अपने पार्टनर के कार्ड्स को इस्तेमाल कर सके, वो पार्टनर का पैसा इस्तेमाल कर सके। तो वो कपल का अपना पर्सनल मैटर था, लेकिन उनको एक गोल्ड डिगर कहा गया क्योंकि जस्ट वो एक लड़की है, उसको टारगेट किया गया। इस तरह की खबरें निकल के आ रही है कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा और पब्लिक का ध्यान भटकाने की साजिश जो है कई सरकारें और कई मतलब बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेके कई सारी केंद्रीय एजेंसियां जो है पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से जो है पूरा ये गड़बड़ झाला कर रही है। पूरा ये इस तरह का सिनेरियो बनाया गया जिससे पब्लिक का ध्यान पूरी तरह से उनके ऊपर केंद्रित हो जाए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि रिया का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई ड्रग्स लेने का मामला नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने 1-2 बार ड्रग्स ली है, रिया ने बताया ऐसा, लेकिन 1-2 बार ड्रग्स लेने से कोई ड्रगिस्ट नहीं बन जाता है। और अगर वो ड्रग्स बुला रही है, उन्होंने बार बार बताया कि सुशांत ड्रग्स लिया करते थे, मैं उनके लिए बुलाती थी, और पैसे भी शायद सुशांत के ही थे। तो डेफिनेटली सुशांत तो जिंदा नहीं है, लेकिन रिया को उसके लिए सजा देना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अगर बहुत सारी रेव पार्टीज होती है, वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स अरेस्ट होते हैं, लेकिन उनको 2 से 3 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को क्योंकि सुशांत का केस है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दे दिया गया। उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि अगर प्यार करने की यही कीमत है तो रिया जेल जाने को तैयार है। तो इस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या बहुत सारे लोग, बहुत सारी सरकारी एजेंसीज जो बताना चाहती है कि वो कुछ काम कर रही है, ईडी भी आ गई और एनसीबी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई, पुलिस भी आ गई, सारी जो तथाकथित जांचें हैं वो सब रिया के खिलाफ हो गई ऑल ऑफ अ सडन। और रिया जो है मर्डरर से एक ड्रगिस्ट बन गई। और इस तरह की चीज़ें जो निकल के आ रही है जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिनको समझ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा कैसे कोई संविधान का इतना ज़्यादा अनादर कर सकता है, और इस तरह से कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी लड़की और पॉलिटिकल पार्टी के और केंद्रीय जांच एजेंसीज के ऐसे सीनियर अफसर्स जिनकी बेटी उनकी उम्र की होगी उसके साथ में इस तरह से जो है गलत केस बनाकर उसको अंदर कर सकते हैं। तो ये कई सारे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ऐसा कई सारे न्यूज़पेपर्स की खबर है और ऐसे कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट की खबर है कि जो रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है वो गलत है, क्योंकि वो सुशांत के साथ थी, सुशांत से प्यार करती थी, सुशांत की आदतों को समझ नहीं पाई और सुशांत को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि सुशांत पहले से ही अपने आप को अकेला फील करते थे, पहले से ही डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते थे, उनको डिप्रेशन की बीमारी थी, वो लगातार अपने आप को अकेला फील करते थे कि जैसे पूरी दुनिया में वो अकेले हैं। इसीलिए उन्होंने रिया को भी शायद भेज दिया होगा क्योंकि उनको अकेलेपन में रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन रिया का कोई भी मोटिव उनको मारने के पीछे, उनको ड्रग्स देने के पीछे नहीं है, क्योंकि रिया तो तभी बेनिफिट ले सकती थी जब सुशांत जिंदा होते, तभी रिया का बेनिफिट होता। सुशांत के मरने के बाद रिया का डेफिनेटली कोई बेनिफिट नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब पार्टनर ही नहीं रहेगा तो वो किसके पैसा इस्तेमाल करेगी, जब पार्टनर की इनकम ही नहीं रहेगी तो वो किसका पैसा इस्तेमाल करेगी। तो यही सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है। उसके बाद में उनका रिया का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया और लगातार, जैसे पुलिस की भाषा में कहते हैं, पहले एक्शन फिर सेक्शन, तो पुलिस ने जो है, पुलिस तो नहीं, एनसीबी ने रिया पर एक्शन ले लिया है और सेक्शन देखा जाएगा कि क्या क्या सेक्शन लग जाएंगे और कब तक रिया जेल में रहती है।